निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति। संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, जोहार। अपने विशेष कार्यक्रम संप्रति में आप सबका स्वागत है। आज हम विशेष बातचीत करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 पर। कानूनों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव को 1 जुलाई से लागू करने की योजना है। कई ऐसे कानून थे जो कहीं ना कहीं हमारे लिए जटिल थे, उनको आसान करने की कोशिश की गई है। तो कई कानूनों को बहुत ही मजबूत बनाया गया है, खास करके आम लोगों के अधिकार को, महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न और अत्याचार को, इन सब को इस पूरे व्यवस्था में जो नई व्यवस्था हो रही है उसमें बेहतर तरीके से समाहित किया गया है, ताकि नागरिक के अधिकार की पूरी तरह रक्षा हो सके। क्या है ये व्यवस्था, कौन सी धाराएं इसमें बदलेंगी, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी जटिलताएं हमारे सामने आएंगी और इनको दूर करने का क्या उपाय है, इस पर हर तरफ चर्चा हो रही है। ट्रेनिंग का दौर चल रहा है, खास करके पुलिस विभाग की विशेष ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि अंततः मामले उनके पास आते हैं, फिर जो हमारे कोर्ट में वो मामले जाते हैं। तो कहाँ कौन सा पेच है, कैसे इसका सही उपयोग होगा, कैसे इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को। तो हम सबसे पहले नित्यानंद सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और हमारे साथ विद्याचरण झा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। दरअसल हम लोग बातचीत, अभी चारों तरफ ये चर्चा है कि 1 तारीख से कानून बदल जाएंगे। पहले जैसे आसान शब्दों में कहते थे कि हम पर तो दफ़ा 302 लगा हुआ है, तो एक कहीं गर्व से बताया जाता था, कहीं शोक से बताया जाता था, और कई चीज़ें ऐसी बदली हैं। तो परिवर्तन कौन सा है, उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और कैसे आम आवाम को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, इस पर एक बार झा जी आप थोड़ा प्रकाश डालें। इस पर ऐसा है कि सबसे पहले हम लोगों के लिए ये गर्व का विषय है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भारतवर्ष को एक हमारा अपना कानून मिला, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसी कानून को माना और उसी पर कार्य किया जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। ब्रिटिश काल में बना था, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो। तो ये कानून 22/10/2023 को पास हुआ, जो कि 1 जुलाई से लागू होने की बात हमारे कानून मंत्री द्वारा बताया गया है कि 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कानून कहीं बदल नहीं रहा है, ये रिप्लेस किया गया है। जो पहले सीआरपीसी था उसके स्थान पर आज आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और आईपीसी थी, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और एविडेंस एक्ट था, जिस पर हम अधिवक्तागण और न्यायिक पदाधिकारी कार्य करते थे और पुलिस पदाधिकारी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभी नया वो आ गया। तो ये कहीं बदलाव से परिवर्तन हुआ है, नया कानून नहीं आया। हाँ, कुछ मुद्दे जो कि हमारे कानून में छूटे हुए थे, जिनको लाना अति आवश्यक था, तो उन सब चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है इस नए कानून में। सोवर्निटी, इंटेग्रिटी को विशेष महत्व दिया गया है, और जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, इन सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया और इन सभी चीज़ों के लिए नया प्रोविज़न किया गया।
यानी आसान करने की जिससे आम लोगों को ये इसके नाम में ही आप देखेंगे कि एक परिलक्षित होता है कि ये नागरिकों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्वागत योग्य चीज है। जी सिंह साहब जी, जैसा कि हम लोग अभी अपनी बातों को भारतीय न्याय संहिता के साथ ही रख पा रहे हैं जी जी, तो भारतीय न्याय संहिता के शब्दों से ही ये पता चलता है कि ये आईपीसी को रिप्लेस करके बनाया गया। ये पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है। आईपीसी को पढ़ने से ही पता चलता था कि ये इंडियन पेनल कोड है। मतलब ये हम लोगों को संचालित करते थे, मैसेज देते थे कि आपके ऊपर हम एक पैनल कर रहे हैं, एक पनिशमेंट का कोड बना दे रहे हैं। उसको रिप्लेस करके एक लिया गया कि नहीं, हम पनिशमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ न्याय करने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय न्याय संहिता शब्द उससे रिप्लेस किया गया। और भारतीय न्याय संहिता में बहुत से ऐसे धाराएँ हैं जो पहले जैसी थी वैसे ही रही हैं, जो पहले जैसे थे उनको कुछ धाराओं में परिवर्तन किया गया है। जहाँ जहाँ धाराओं में नागरिकों के प्रति अगर आक्रोश था कानून में, या नागरिकों के प्रति न्याय की व्यवस्था नहीं थी कानून में, तो उन सब चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। जैसे आपको हम एक उदाहरण के तौर पर बताएं कि एक हमारे यहाँ भारतीय मतलब आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में 124 एक धारा हुआ करती थी, अभी है फिलहाल 30 जून तक, जिसको हम लोग राजद्रोह कहते हैं। और राजद्रोह एक ऐसा वर्ड है जो जैसे लगता है कि राजद्रोह कहने का मतलब राजा के साथ कोई द्रोह किया गया, बिल्कुल, या राज सरकार के साथ कोई द्रोह किया गया। तो इससे ये लगता था, एक मैसेज आता था समाज में कि अभी भी हमारे यहाँ सरकार जो है राजा और प्रजा जैसी चल रही है, या राजा या प्रजा की कोई व्यवस्था है। तो उसको इस न्याय संहिता ने टोटली डिलीट कर दिया। कहा राजद्रोह कोई शब्द नहीं होना चाहिए, हम नागरिकों के साथ रह रहे हैं और सभी नागरिक हमारे देश के मालिक हैं, तो उनके साथ कोई राजद्रोह ना हो। तो राजद्रोह को डिलीट करके ये मैसेज दिया गया इस संहिता, नई संहिता से को हटाकर देशद्रोह लाया गया। और इसलिए किया जैसे उग्रवाद भी इसके साथ एक शब्द हम जोड़ना चाहेंगे कि इसमें साथ में एक उग्रवाद जो कि नहीं था, पुराने हमारे आईपीसी में नहीं था, उसको ऐड किया। हाँ, तो उसमें अब देशद्रोह में अब वैसी चीज़ों को भी लाया गया जो आए दिन हम लोग देखते थे कि नक्सलियों के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, या कुछ ऐसे लोग थे जो बिना मतलब का कहीं पड़ोसी देश का या दुश्मन देश की बातों को हमारे देश में करते थे, जो देश के हित के लिए, देश के इंटीग्रिटी के लिए, देश के सॉवरेनिटी के लिए खतरा बन सकता था। तो उसके लिए कानून में अधिकार नहीं समाहित थे। हमारी जो पेनल कोड था आईपीसी, उसमें उनको रोकने का कोई अधिकार नहीं था। सरकारें करती थी, सरकारें सुरक्षा की स्थिति से काम करती थी, लेकिन उनको कानून में एक अधिकार प्रावधानित नहीं था। ये न्याय संहिता ने, भारतीय न्याय संहिता जिसकी हम लोग आज बैठक में बातचीत कर रहे हैं, वो न्याय संहिता ये अधिकार प्रवृत्त कर दिया कानून में कि नहीं, अगर भारत के प्रति, भारत की इंटीग्रिटी के प्रति, भारत की इज्जत के प्रति, भारत के क्रेडिबिलिटी के प्रति कोई भी बात उठाई जाएगी तो वो राजद्रोह के श्रेणी में आएगा। और वो राजद्रोह एक हैवी पनिशमेंट के साथ है, जिससे कि लोगों को लगे कि हम अपने देश के प्रति किसी प्रकार का कोई कार्रवाई न करें। तो इसलिए ये संहिता जो है एक संक्षिप्त में देशद्रोह के का नाम करते हुए इसमें कई चीज़ों को, बहुत जगहों को समाहित किया गया। जहाँ साहब बातचीत, चूँकि हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जो अभी सरकार कर रही है या फिर पुलिस कर रही है, कि अपने लोगों को बताने का काम कि जो परिवर्तन हुए क्या है और इससे आप लाभान्वित कैसे हो सकते हैं। तो इसमें जो हालांकि बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन जो आम आवाम से जुड़ी हुई चीज़ें, खास करके हम महिलाओं से जुड़ी हुई बातें अगर हम करें, तो उसमें कौन सा परिवर्तन आया और कौन सी सुविधाएं उनको मिली? उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है, पहला तो एक 0 FIR, जिसकी चर्चा आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कहीं भी हमारे आईपीसी में उस 0 FIR को अलग एक सेक्शन में परिभाषित नहीं किया गया था। ये नए कानून में उसको परिभाषित कर दिया गया, उसका एक सेक्शन दे दिया गया, सेक्शन 173 में इसको परिभाषित किया गया। 0 FIR ये है क्या कि जहां कहीं भी घटना घटती है,
आप ट्रेन से जा रहे हैं, रांची से आप चले दिल्ली के लिए, आपका सूटकेस चोरी हो जाता है, तो आप कहीं भी वो एफआईआर को करवा सकते हैं। यह घटना यहाँ कारित हुई, आपने यहाँ से जान बचा के भागा और दूसरे जगह जाके किसी थाने में आपने एफआईआर करवाई, तो वो 0 एफआईआर के तहत वो मैंडेटरी है उस थाने को कि आपका जो शिकायत है उसको दर्ज करेगा, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं के प्रति जैसा आपने कहा कि महिलाओं को क्या सुविधा दी गई, महिलाओं के लिए एक आपने देखा होगा कि निर्भया कांड होने के बाद कानून में काफी बदलाव लाया गया। बिल्कुल, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो या अभी जो नया कानून आया है इसके तहत, इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन आया, ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप अपना जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात। और दूसरी बात कि महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया कि महिला जिस न्यायालय में अपना बयान दर्ज करवाएगी उस न्यायालय का न्यायाधीश महिला होना चाहिए, या यदि पुरुष हैं तो पीड़िता के साथ। पीड़िता मैं इस कारण कर रहा हूं कि पहले इन्फॉर्मेंट हुआ करता था जिसको सूचक कहते थे, अब वो ये नए कानून में उसको पीड़ित और पीड़िता कहा जाएगा। तो पीड़िता अपना बयान कहीं भी जब दर्ज कराती है तो उस वक्त उसके साथ एक महिला का होना या परिवार के सदस्य का होना निहायत जरूरी है, वो आवश्यक कर दिया गया। और इसको एक सेक्शन के तहत 186 और 176 में डिफाइन किया गया। बिल्कुल, इसको कानून के दायरे में ला दिया। ऑडियो वीडियो जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल की रिकॉर्डिंग, मोबाइल के माध्यम से अगर वो अपना स्टेटमेंट देना चाहती है कि वो कहीं दूर है, वो नहीं आना चाहती है, पुलिस वाले उसका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो मोबाइल के माध्यम, और वो कोर्ट न्यायालय में एडमिसेबल होगा। ये प्रावधान किया गया। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी। और इसके लिए पहले जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे उनको साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए काफी कठिनाई होती थी, काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता था। न्यायालय का आदेश होता था, पुलिस ने अपना ड्यूटी सही से किया या नहीं किया, वो फोरेंसिक लैब में कब भेजेगा, काफी कठिनाइयां थी, जिसको कि नए कानून में दूर किया गया। बिल्कुल। सिंह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नाबालिगों पर जो अत्याचार होते हैं, और वो अभी तो हालांकि पॉक्सो एक्ट और बाकी कानूनी चीज़ें बहुत उस पर त्वरित न्याय होता है, लेकिन इस नई व्यवस्था में क्या है उसमें? जैसा कि आप नाबालिगों की बात कर रहे हैं, तो इस न्याय संहिता से वो थोड़ा डिफर की बात है। नाबालिगों के लिए एक अलग एक्ट ऑलरेडी, जैसा कि आपने बताया, पोस्को एक्ट है, और वो पोस्को एक्ट स्पेशल कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं, जो स्पेशल फॉर पोस्को का ही है। अच्छा। तो हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि इस नए कानूनों में सिर्फ भारतीय न्याय संहिता ही एक नया कानून नहीं आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी आया है। ये तीनों मिलकर एक क्रिमिनल लॉ बनते हैं। तो ये तीनों क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस्ड किया गया है पुराने एक्टों से। तो जहाँ तक आपके प्रश्न बाल सुधार से जुड़ा हुआ है, नाबालिगों से सुधार से है, तो उनका केस जब ट्रायल के स्टेज पे आएगा तो अब तक हम सीआरपीसी के कोड से चलते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलते थे। तो उसमें क्या होता था पहले कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या होता था कि एक्यूज्ड के प्रेजेंस में या उनके अधिवक्ता के प्रेजेंस में ही गवाही हो सकती है। पहले ये एक नियम था। अब जो नए कानून आ गए उसमें पीड़िता को, क्योंकि पोस्को में जब महिलाओं के साथ केस हो जाता है तो महिला को एक तो उसके साथ अपराध हुआ, वो बालिग हो या नाबालिग हो वो अलग फैक्टर है, लेकिन एक तो उसके साथ महिला के साथ अपराध हुआ, घटना घटी, और फिर जब वो ट्रायल फेस करती थी तो वो बारंबार उसके साथ अपराधों को रिपीटेशन होता था। डिफेंस काउंसिल उनसे सवाल पूछते थे, सामने रहते थे, वो डर जाती थी, एक्यूज को देख के डर जाती थी। तो इन सब चीज़ों में अब एकदम ड्रामेटिक बदलाव हो गया।
अब महिला जो है, जो पीड़िता जो होगी उस पोस्को केसेस में, उनका कभी भी एक्यूज्ड से आमना सामना नहीं होगा। पहली बात, उनके लिए एक अलग से वल्नरेबल रूम बना दिया गया जिसमें वो अपने आप को अपने घर वालों के साथ कंफर्ट, जिसके साथ वो कंफर्ट फील करेगी उनके साथ वहाँ बैठी रहेगी। और मोबाइल के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के द्वारा जज साहब के कोर्ट में बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, उस स्क्रीन पर महिला का फिगर आएगा, फोटो आएगा, और डिफेंस काउंसिल जो हैं वो उसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ही उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकेंगे। एक फायदा हुआ जिससे महिला का डिग्निटी बची रहेगी और डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, उसको पूरी सुरक्षा का माहौल मिलेगा। दूसरा, अभियुक्त से कभी उसका आमना सामना नहीं होगा, तो एक अच्छा होगा कि वो दोबारा उस दृश्य को वो दोबारा अपने मन में, जहन में वापस नहीं देख पाएगी। एक फायदा ये होगा। दूसरी फायदा ये है महिलाओं के प्रति या नाबालिगों के प्रति भी। अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता पर अगर आते हैं इसको लेते हुए, तो जैसा कि हमारे अभी कलीग ने बताया कि 0 FIR, ये 0 FIR से सबसे ज़्यादा अगर फायदा किसी को मिला तो वो महिलाओं और नाबालिगों को मिला। जैसे कोई भी अपराध होता है तो कुछ अपराध हमारे भारतीय न्याय संहिता में कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहा जाता है। मान लें कि अगर हम किसी एक रेप का ही बात करें कि किसी महिला को कहीं प्रकार से रेप कर दिया गया या उसे किडनैप कर कर कहीं ले जाया जा रहा है, तो वो ऑफेंस किडनैपिंग का और चोरी का ये कंटिन्यूअस ऑफेंस हो रहा है। अब महिला जब फ्री हुई अपने आप से, उस एक्यूज से अपने आप को फ्री हुआ या बच्चा फ्री हुआ, तो होता था कि पहले प्रॉब्लम पहले IPC में होता था या CRPC में कि जिस जुडिक्शन में घटना घटी है उसी जुडिक्शन के थाने में आपको FIR करा। थाने वाले भी कहते थे हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, उनका। अब क्या हो गया कि अब 0 FIR में हम भारत के किसी कोने में रहेंगे, वो करके हम करके अपना ले सकते हैं और वो इमीडिएट उस जगह पे पहुंच जाए और फिर उस पर जांच होनी तय है, कार्रवाई। दरअसल इस सवाल को पूछने के पीछे एक उद्देश्य ये था कि अभी हम लोगों ने कम्युनिटी पर भी बात की कि कैसे उसमें पुलिसिंग बदलेगी, कानून का दायरा बदलेगा। तो इसमें एक चर्चित केस हुआ बच्चे को लेकर के, इसलिए ये सवाल मेरा था कि अगर किसी नाबालिग द्वारा या नाबालिग पर कोई अपराध होता है तो क्या वो ऐसे लाभ से उसको लाभान्वित किया जा सकता है या फिर उसमें कानून अपने दायरे में रहकर चीज़ों को सही तरीके से इसमें थोड़ा हम आपके साथ अपने आप को अलग करेंगे जी, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट नंबर 6 में इंडल्ज कर दिया गया इस एक्ट में, लेकिन इस एक्ट की एक सबसे खामी ये है कि कम्युनिटी सर्विस को किस रूप में लाया जाए और किस रूप में किन किन केसों में किन किन सेक्शनों में अपराधों में इसको प्रयोग किया जाए, इसका अभी ये मौन है। तो ज़रूर हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स इसको देखेंगे और उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। और जहाँ तक जिस केस की बात आप कर रहे थे वो वैसे हमारे विचारधारा से और हमारे ओपिनियन के हिसाब से कम्युनिटी सर्विस ऑलवेज छोटे अपराधों के साथ ही जुड़ेगा। क्या साहब आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी बोला जाए इसी संबंध में कि ऐसा है सर कि सबसे पहले मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि जो स्पेशल एक्ट है वो हमेशा प्रिवेल करेगा और उसमें कहीं भी नया कानून कोई डर तो अड़चन डालता है, न रोक लगाता है, न प्रतिबंधित करता है। बिल्कुल। उसके लिए स्पेशल एक्ट जितने भी हैं, जैसे आपने बच्चे के लिए बोला या पोस्को एक्ट की बात की, तो पोस्को के लिए अलग न्यायालय बना हुआ है। जी। उसकी जो प्रक्रिया है वो उसी तरह से होगी। कुछ चीज़ों को इसमें समाहित किया गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कम्युनिकेशन है, तो इन सभी चीज़ों को इसमें परिभाषित कर दिया गया कि क्या एविडेंस ये एडमिसेबल है या नहीं है। जैसा भी ये चूँकि अगर हम लोग बात करें तो सच में हम सब अंततः कानून की शरण में जाते हैं और आज भी अगर विश्वास है तो कानून पर ही विश्वास है, चाहे जो भी हम उसके बारे में कहें या सुने। चीज़ें आसान भी होती जा रही हैं, जैसा अभी हुआ जो लागू होगा 1 तारीख से, लेकिन क्या इतनी समझ सबको है? तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था, चूँकि बार का एक बहुत बड़ा बार एसोसिएशन का दायरा है और हम सब जब जाते हैं तो 2 ही जगह जाते हैं। अगर कोई पीड़ित होता है, अब वो सूचक की जगह पीड़ित हो गया, ऐसे पहले भी पीड़ित का उल्लेख करते थे
कागजी कार्रवाई में सूचक होता था। तो पीड़ित अपनी बातों को बता के ज़्यादा जान पाए उसके बारे में। पहले भी कई कमियां रह जाती थी, नहीं पता चल पाता था। तो एक पुलिस अपनी ओर से ऐसी व्यवस्था कर रही है कि पुलिस को सिर्फ वो बताए। तो ऐसी कोई व्यवस्था जो लोगों को जागरूक करे। हम लोग सिंह साहब, ये हम आपके माध्यम से आम नागरिकों तक ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पहले से ही कार्यरत है, हर एक जिले में DLSA बना हुआ है, जहाँ की मुफ्त आपको कानूनी सलाह आपको मिल सकती है। आप उसकी शरण में, चूँकि ये नया कानून है और बहुत से अधिवक्ताओं को भी इसकी जानकारी अभी नहीं है, और चूँकि हमारा जो कार्य क्षेत्र है जी जी वो पढ़ने पढ़ाने वाला है। बिल्कुल, हम लोग किताब से पढ़ते हैं और साइटेशन पढ़ते हैं और न्यायालय के समक्ष रखते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। तो ये तो निरंतर चलता रहेगा। और चूंकि नया कानून आया है, इसके बारे में जागरूक करने के लिए जो हमारा DLSA है वो ये कोर्ट परिसर में कार्यरत है, कोर्ट परिसर में कार्यरत है, और हमारे न्यायिक पदाधिकारी भी इससे जुड़े रहते हैं, अधिवक्तागण भी जुड़े हुए हैं। ये तो एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आप सबके लिए है। आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी इससे सजग करें, सूचित करें कि आप हमारे साथी उसके सदस्य भी हैं। मैं पूर्व सदस्य रह चुका हूँ। बिल्कुल। सिंह साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ कानून पर तो हम लोग बात किए, जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, जो कुछ ऐसे कानून हैं जो उनके गाहे बगाहे या ऐसे कहें अनजाने में भी वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? हाँ जी, अभी पहले क्या था कि IPC में अभी एक सबसे अच्छा उदाहरण से हम समझा सकेंगे जी। जैसे पहले आए दिन आप पेपर में और मीडिया के माध्यम से न्यूज़ में सुनते होंगे कि चैन स्नैचिंग कर ली जाती थी जी, और चैन स्नैचिंग ऑलवेज किसी न किसी महिला का किसी पुरुष के साथ हो जाता था, और वो दौड़ता रहता था, और वो थाने में भी होता था कि इसका क्या सेक्शन लगाएं, चोरी लगाएं, चोरी लगाता तो चोरी का इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होती थी, अगर एक्सटॉर्शन लगाता तो एक्सटॉर्शन की फुलफिल नहीं होता था। तो लास्टली क्या होता था कि चैन स्नैचिंग का केस हमारे IPC में कहीं डिफाइन ही नहीं था। इस बार क्या हुआ कि ये आम पब्लिक से जुड़ा हुआ ये मामला है, जो आए दिन ये घटना घटती है। तो इसके लिए चैन स्नैचिंग एक शब्द, एक अपराध हो गया, एक सेक्शन और एक सेक्शन ही बना दिया गया इस सेक्शन न्याय संहिता में, एक अपराध हो गया, जिससे अब हमारे नागरिकों को चैन स्नैचिंग जैसे छोटे अपराध जब होंगे या बड़े अपराध हुए तो उसके लिए एक प्रॉपर लॉ बन गया। दूसरा क्या है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे नागरिकों को समझना कि इस न्याय संहिता से कुछ चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा अंकुश लगाया गया है। जैसे क्या था कि कोई अपराध होता था तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अनलिमिटेड टाइम था। पुलिस जो है जब तक अरेस्ट नहीं कर रही है, खोज रही है, पुलिस खोज रही है, और वो न्यायालय में भी केस चल रहा है तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल चलता जा रहा है, डेट पे डेट चलता था। अब क्या हुआ कि जो नए तीनों कानून आए उन तीनों के द्वारा अब एक टाइम लिमिट बांध दी गई। अब जैसे कुछ झूठे केसेस फाइल होते थे तो झूठे केस फाइल हुए, अब पुलिस वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कि हमको क्या करना है, न्यायालय देखेगा, तो उन्होंने तुरंत उसको फॉरवर्ड कर दिया न्यायालय को विद इन टाइम में। अब न्यायालय देखता है कि पुलिस वाला तो भेज ही दिया है, अब क्या करें, चलो ट्रायल करके देखते हैं, कन्विक्शन होगा कि एक्यूटल होगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर शिफ्टिंग वाली प्रक्रिया चल रही थी। अब न्याय संहिता और जो अन्य तीनों लॉ हैं हमारे, वो तीनों जब आ गए तो अब क्या होगा कि अब जैसे झूठे केस जैसे ही थाने के अथॉरिटी के पास आती है तो थाने को एक पावर दिया गया इस एक्ट के द्वारा कि आप कोई भी झूठा केस को जबरदस्ती न्यायालय तक ना भेजें। आपको लगता है कि ये केस में कुछ झूठापन है या कुछ गलत बातें हैं तो उसको प्रॉपर टाइम लेकर इन्वेस्टिगेट कर लीजिए और इंक्वायरी कर लीजिए, थाने पे बुला के इंक्वायरी कर लीजिए, और आफ्टर इंक्वायरी अगर आपको लगता है कि हाँ इस केस में कुछ चीज़ें नहीं हैं तो आप न्यायालय को इसका रिपोर्ट करें और न्यायालय उस रिपोर्ट के अनुसार थाने से इंक्वायरी करने के बाद न्यायालय उस केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो जो झूठे केस की पेंडिंग का अंबार लगा हुआ है कोर्ट में
वो बंद हो जाएगा। और कुछ महिला जो सामान्य पुरुष लोग हैं, नागरिक हैं, जो परेशान हो जा रहे हैं झूठे केसों से, उनसे भी उनको मुक्ति मिलेगी। इस तरह की एक अंतिम सवाल आपसे शाह साहब की जो है इसके साथ कि अब न्याय के साथ वो सुधार और बाकी सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, तो उसमें एक बहुत ही संक्षिप्त जवाब आपका कि कौन से सुधार दिखने लगेंगे? पहला तो आप देखेंगे कि इसमें अपराधियों को पर अंकुश लगाने के लिए भी कुछ नए कानून लाए गए, जिसके तहत जैसे कुछ स्पेशल केसेस में, ईडी के केसेस में आपने सुना होगा कि प्रॉपर्टी अटैच कर लिया जाता था, लेकिन ऐसा हमारे सीआरपीसी में कहीं कोई प्रोविजन नहीं था कि किसी अभियुक्त की प्रॉपर्टी आप अटैच कर सकते हैं। तो अपराधियों के बीच में भी भय उत्पन्न हो, उसको भी ये भय लगे कि नहीं अपराध करेंगे। अगर ये साबित हो जाता है कि आपने अपराध के पैसे से कोई संपत्ति अर्जित की है तो उसको न्यायालय अटैच कर सकती है। ये एक नया कानून इसमें लाया गया। इसके अलावा एक समय जो है पुलिस को और पावर दिया गया कि अनुसंधान के दौरान जब पुलिस अपने कस्टडी में लेती है अभियुक्त को, तो उसका टाइम का लिमिटेशन बढ़ा दिया गया। अच्छा। जैसे 7 साल तक के मुकदमे में 15 दिन का रिमांड न्यायालय से पुलिस लेती थी। जी। और उससे ज्यादा वाले में भी मैक्सिमम 15 दिन था। उससे ज्यादा अभी 10 वर्ष और उससे ऊपर वाले में पुलिस को ये पावर मिल गया कि वो न्यायालय से रिमांड अवधि बढ़ा ले, रिमांड 60 दिनों तक ले सकते, 60 दिनों तक रिमांड ले सकते हैं पूछताछ के लिए। जी, अंतिम सवाल आपसे सिंह साहब कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है जी, तब अब तो इस नया संहिता से अब तो एफआईआर पुलिस न करे तो हम 0 एफआईआर के थ्रू ईमेल से, व्हाट्सएप से, मोबाइल फ़ोन से भी हम कर सकते हैं। नागरिकों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास गजट है तो एफआईआर पुलिस न करे, फिर भी आप 0 एफआईआर दर्ज कर दें और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसलिए अब एफआईआर नहीं करने का जो पावर पुलिस दिखाती थी झूठ का, वो अब समाप्त हो चुका है इस नया संहिता से। अभी आपने सुना, हमारे 2 वरिष्ठ अधिवक्तागण हमारे साथ हैं और बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आपने कई जानकारियां हासिल की। हालांकि ये सीखने सिखाने का भी दौर चल रहा है, फिर 1 तारीख से जब इस कानून को लागू किया जाएगा तब कई चीज़ें सामने आएंगी जिस पर सवाल उठेंगे या फिर चर्चा होंगी और उसका समाधान निकलेगा। लेकिन आपसे गुजारिश होगी, आपसे हम ये कहना चाहेंगे दूरदर्शन परिवार की ओर से कि पुलिस की ओर से और कानून व्यवस्था की ओर से कि आप अपने ज़िले में उस जगह ज़रूर जाएं जहां पर आपको कानून की पूरी जानकारी दी जाए और उस जानकारी को आप अपने अंदर समाहित करें, अपने लोगों को बताएं और इस कानून का पूरा फ़ायदा उठाएं ताकि कोई भी पीड़ित न हो। अगर वो पीड़ित है तो उसे कानून के दायरे में उसको आकर के वहाँ से उसको न्याय मिले और हमारे देश में, हमारे समाज में जो शुरू से न्याय की व्यवस्था कायम रखने की बात है, जिसको हम तहे दिल से स्वीकार भी करते हैं और मानते भी हैं, तो वो पूरी तरह से लागू हो। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।